नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कश्मीर पर हो रहे महामंथन की। जी हां, जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के एजेंडा का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से उठ रही होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले ही परिसीमन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जम्मू कश्मीर के सभी उपायुक्तों के साथ मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन और 7 नई सीटें बनाने पर विचार विमर्श किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक और गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग में शिरकत करने के लिए जाते हुए बहुत सकारात्मक संकेत दिए कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत में भरोसा नहीं रखते हैं। पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ। क्या डिमांड्स हैं आपके? पीछे रखिए इसको। डिमांड हम वहाँ रखेंगे और उसके बाद आपसे बात करें। लेकिन बार बार जो महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? तो महबूबा देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? वो तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में? एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की ये बैठक लगातार जारी है और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए रवि पराशर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता, जिस तरीके से अभी इस वक्त की स्थिति की अगर हम बात करें तो मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल साहिल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने, जहां पर बैठक चल रही है और बैठक 3 बजे ये शुरू हो चुकी थी और अभी भी लगातार जारी है। बैठक के अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पीएमओ के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सबका स्वागत किया। उसके बाद ओपनिंग रिमार्क प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया और इसके अलावा सबसे पहले अपनी बात को जिन्होंने रखा है फारूक अब्दुल्ला, गुपकार ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा है। और इसके अलावा तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के 8 दलों के तकरीबन 14 नेता जो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं, अब वो तमाम नेता बारी बारी से अपनी बात को प्रधानमंत्री के सामने कह रहे हैं। जिस तरीके से खबर है कि परिसीमन को लेकर बातचीत, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि जितने भी नेता आए हैं उनका अपना अपना एजेंडा है। अब देखना ये होगा साहिल कि ये तमाम जो नेता जम्मू कश्मीर से आए हैं ये अपनी बातों को किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं, क्योंकि कुछ विपक्षी दल के जो नेता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये वो तमाम मांगे हैं उन लोगों की। अब देखना होगा कि बैठक में ये लोग अपनी बातें किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं। रवि पराशर जी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, किस तरीके से देखते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, काफ़ी ज़्यादा समझ रखते हैं राजनीति की, और जिस तरीके से ये जो मीटिंग है उसको सकारात्मक मीटिंग यहाँ पर करार दिया जा रहा है। कई नेताओं ने भी ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसको सुधारने में ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये मीटिंग पहुँचाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए साहिल, कोई भी संवाद, किसी भी स्तर पर संवाद हमेशा सकारात्मक परिणाम लाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। हम तो अगर पौराणिक साहित्य की बात करें, पौराणिक युग की बात करें जी, तो जब महाभारत हुआ उससे पहले श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों से बहुत बार बातचीत करके ये माहौल बनाने का प्रयास किया कि युद्ध न हो, और फिर युद्ध हुआ बाद में। तो संवाद ही असल में सकारात्मक किसी भी पहल का पहला सूत्र हुआ करता है। उस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक बहुत सकारात्मक पहल मैं कहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी समस्या थी या है
जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उछाला गया। जी। भारत को घेरने की पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या के जरिए बहुत बार कोशिश की, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने कभी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी और संयुक्त राष्ट्र ने हमेशा पाकिस्तान को एक बड़ी नसीहत देते हुए चुप कराया इस मसले पर। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया था, उस समय जो संसद में बहस हुई थी तब भी ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो विभाजन करके लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी फिलहाल बनाई जा रही है, जब भी स्थितियां अनुकूल होंगी तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की जाएगी। और इस बारे में कभी कोई जो केंद्र सरकार ने कोई कंजूसी या कोई कोताही अपनी तरफ से दबी जुबान में नहीं कहा, खुल के कहा। और अगर ये प्रोसेस शुरू हो रहा है तो इसका बाकायदा हमें स्वागत करना चाहिए। और साहिल, आपका तो नाम साहिल है और साहिल का अर्थ होता है तट, समुद्र तट या नदी तट, किनारा। तो किनारे पे बैठे हुए पर्यवेक्षक को बहुत सतर्क होकर के इस तरह की जो बैठकें हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। एक बात और मैं कहूं कि ये मंथन तो चल रहा है अभी प्रधानमंत्री निवास पर, लेकिन ये ऐसा मंथन नहीं होगा साहिल जो कि आज ही जिसमें से कोई विष या अमृत आज ही निकल आएगा। ये एक अच्छी शुरुआत है और हमें एक अच्छे नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रवि जी आपने कि आज ही सब कुछ क्लियर तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत जो कह सकते हैं कि एक जो पहल है ये काफ़ी सकारात्मक यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, कश्मीरी नेताओं का रुख हमने देखा है और केंद्र का रुख भी हमने देखा है, लेकिन पहली जो ये पहल की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक यहाँ पर मानी जा रही है और नेताओं का भी अच्छा यहाँ पर रिस्पांस मिला है, जिस तरीके से वो मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि एजेंडे की बात एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार कश्मीरी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एजेंडा जो है केंद्र की तरफ से साफ नहीं है, लेकिन उनका एजेंडा फिक्स है और उसी एजेंडे के तहत वो बात करने वाले हैं। इसे कैसे देखेंगे आप? साहिल, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले आप जो गुपकार गैंग, कोट अन कोट गैंग मैं नहीं कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री उसको गुपकार गैंग बता चुके हैं, गुपकार गुट अगर चलिए कह लेते हैं, गुपकार गुट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मीटिंग के बाद हुई थी उसमें वामपंथी नेता सीपीएम के यूसुफ तारिगामी भी थे। उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में कहा था कि हम तारे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो हमारी मांग है वो सामने रखेंगे। ठीक, अच्छी बात है। और उस समय जो मीटिंग के बाद जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से हुई थी, उसमें तो बहुत संयत सारे गुपकार ग्रुप के और उनके नेतृत्व में जो दूसरी पार्टियां जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, उनकी बातें बहुत संयत नजर आई। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत पुरजोर अंदाज में की, बहुत बेबाक अंदाज में की, जाहिर है कि उसको सुर्खियां मिलने वाली थीं और पूरे भारत में उनके उस बयान का विरोध हुआ, बहुत मुखर विरोध हुआ, हर तबके ने किया। और मीटिंग शुरू होने से पहले हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आपने कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनाया, उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा है कि भाई महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो भी कहा है वो उनका अपना विचार है, मैं अपने विचार रखूंगा। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये जो 14 नेता गए हैं उनमें कोई मतैक्य किसी एक विषय को लेकर हो गया हो, जो वो एक साथ, जैसे कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो नेताओं ने जो फैसला किया था कि विज्ञान भवन में वार्ता के लिए जाएंगे तो यस और नो की भाषा में बात करेंगे। यहाँ ये जो पीएम हाउस में जो मीटिंग चल रही है, इसमें मुझे लगता है कि सारे के सारे नेता अपने अपने विचार अपने अपने हिसाब से रखेंगे और कोई एक ऐसा कोई अड़ियल रुख देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। आप देखिए कि उस बैठक में लेफ्ट के नेता मतलब जम्मू रीजन से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं उनका प्रतिनिधित्व भी है, हालांकि कम है, और घाटी से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हैं उनका भी प्रतिनिधित्व है, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये पहली बैठक है और
जो ये कहा जा रहा है, जो कश्मीरी पंडितों के कई संगठनों की बातें मैंने इधर एक दो दिन में सुनी हैं, वे इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि भाई हमको कोई रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में क्यों नहीं दिया गया। तो मुझे जो लगता है कि ये एक पहली मीटिंग है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां जो घाटी में जिनका वजूद ठीक है पिछले दिनों बिल्कुल हाशिए पर रह गया है, लेकिन पहली वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाना उचित समझा है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जो कश्मीरी पंडितों के संगठन हैं उनसे कोई मीटिंग इस प्रक्रिया के सिलसिले में अगले किसी दौर में ना हो। और इसके अलावा आपने पहले भी देखा है, जब 5 अगस्त 2019 से पहले जब पॉलिटिकल प्रोसेस घाटी में शुरू करने का और हालात सुधारने का प्रयास किया गया, तब तक सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत की गई है, चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल हों या स्वतंत्र हैसियत से जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हुए प्रतिनिधिमंडल हों। उन्होंने टैक्सी ड्राइवरों की यूनियन से भी बात की। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है और उसके लिए होटल इंडस्ट्री, टैक्सी वाले, उद्योग वाले, हस्तशिल्प वाले लोग, स्कूल कॉलेजों के लोग, यहां तक कि विद्यार्थियों से भी वहां पर उस दौर में बातचीत का सिलसिला शुरू करने का प्रयास किया गया, जब घाटी में सक्रिय और खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के जो 4 या 5 जिले हैं वहां सक्रिय जो आतंकवाद है, जिसको इतने बड़े पैमाने पर पूरे विश्व के सामने बहुत बड़े संकट के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा है, वो जब स्कूलों की इमारतें जला रहे थे उस दौर में, तो ऐसा नहीं है कि घाटी की समस्या का स्थायी समाधान करने की प्रक्रिया में केवल पॉलिटिकल पार्टियों से भारत सरकार बात करेगी। मुझे लगता है कि सारे के सारे लोगों, सारे स्टेक होल्डर्स, जितने भी लोग हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर की फजा को सुधारने में, उस फजा को और ज्यादा समृद्ध करने से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनसे बातचीत होगी। तो फिलहाल कश्मीरी पंडितों के दिलों पर जो घाव लगे हैं उन पर मरहम लगा पाना तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। एक झटके में कोई मरहम लग जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद जो बाहर जो स्वर निकलेंगे वो भी सकारात्मक ही होंगे और अगले दौर में निश्चित तौर पर बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर घाटी के और जम्मू कश्मीर रीजन के, उनसे भी बातचीत की जाएगी। एक टेक्निकल चीज का जिक्र आपने किया, परिसीमन आयोग। जब देखिए, एक टेक्निकल चीज है, इसे समझने की जरूरत है। होता क्या है कि जब किसी राज्य का पुनर्गठन होता है तो वहां विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, वहां लोकसभा में कितनी सीटें रह जाएंगी, इसके लिए नए सिरे से एक गणना की जाती है। और उसी प्रक्रिया में चूंकि जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, लद्दाख उसमें शामिल था, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बाकायदा वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, लद्दाख को अलग प्रदेश का दर्जा दिया और वहां विधानसभा 2018 से लंबित है। ऐसे में देर सबेर चुनावी प्रक्रिया वहां शुरू होनी ही है। वो कितनी जल्दी हो ये सोचना केंद्र सरकार का काम है, बाकायदा कर्तव्य है केंद्र सरकार का। और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें उनका सहयोग देना पूरी तरीके से बनता भी है। तो उस लिहाज से परिसीमन आयोग वहां गठित किया गया था, जिसको केंद्र सरकार एक बार एक्सटेंशन दे चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ वहां के जो परिसीमन आयोग के 1-2 मेंबर्स थे, उन्होंने विचार विमर्श किया है। एक जानकारी आपने दी कि वो उपायुक्तों से मुलाकात की है परिसीमन आयोग के लोगों ने। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका बहुत सीधा सा मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के शुरुआती बिंदु के तौर पर हम इस बैठक को ले सकते हैं। तकनीकी तौर पर जिस पर आज पूरे देश के टीवी चैनलों और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया बिरादरी है उसने भी काफी बहस की है, वो ये है कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन नए सिरे से कराया जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि भारत में हर 10 वर्ष में परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि आबादी का घनत्व घटता बढ़ता रहता है।
ऐसे में जबकि 2021 जो चल रहा है परिसीमन का वर्ष है, आधिकारिक वर्ष है, ठीक है, कोरोना की वजह से या किसी और वजह से देश में जनगणना की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है या बहुत शुरुआती स्तर पर है, लेकिन ऐसे समय में 2011 को आधार वर्ष बनाना जम्मू कश्मीर में परिसीमन विधानसभा सीटों को लेकर, इसको लेके एक बड़ी डिबेट चली हुई है। हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, अब लद्दाख को हम अलग कर दें, लद्दाख के पास 4 विधानसभा सीटें होती थीं, कुल 87 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, जिनमें से 4 लद्दाख के पास होती थी। वो अब बाहर कर दें तकनीकी तौर पर, तो जम्मू रीजन की जो आबादी है इस समय वो करीब 54 लाख बैठती है 2011 की जनगणना के हिसाब से, और घाटी रीजन है उसकी आबादी बैठती है 69 लाख। जबकि आप, ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है, बहुत सारे लोग इस जनगणना जो हुई थी 2011 में उसको भी लेकर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। जम्मू रीजन का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कश्मीर रीजन से 2.5 गुना ज्यादा है। तो आबादी का इतना घनत्व तो कैसे हो गया कि जम्मू में केवल 54 लाख लोग हैं और कश्मीर के 10 जिलों में 69 यानी 69 लाख लोग हैं। फिर भी एक और टेक्निकल बात की तरफ आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा कि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का गठन हुआ और भारत में चुनाव आयोग बना 1952 में, 52 में, तो उस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो सीटें तय की गई थी वो 111 थी। और टेक्निकली हम लोग, यानी भारत अपनी संप्रभुता की बात करता रहा है यूनाइटेड नेशंस में भी और विश्व बिरादरी के सामने में भी। वो भारत का पक्ष ये है कि जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसमें भी हमारी 14 सीटें हैं, क्योंकि हमारा हिस्सा है, वो देर सवेर वो भारत को मिलने वाला है। तो उन 24 विधानसभा सीटों का चुनाव आज तक लंबित रखा गया है। अब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि वो 24 सीटों को भी बहाल करते हुए नए सिरे से परिसीमन और विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी। ऐसे में घाटी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, फारूक अब्दुल्ला हों, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हों, या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का तो खैर अब वजूद है नहीं, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए और बहुत सारे अलगाववादी पॉलिटिकल गुट हों, 60 से ऊपर, आपको ताज्जुब होगा कि केवल कश्मीर घाटी के 10 जिलों में 60 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां हैं। सारे के सारे लोग जो बौद्धिक हैं अपने अपने घरों में पॉलिटिकल पार्टियों की तख्ती लगा के घरों के दरवाजों पर बैठे हुए। तो ऐसे में उनको ये डर ज्यादा सता रहा है साहिल कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि परिसीमन में जम्मू क्षेत्र की विधानसभा सीटों की संख्या, घाटी की जो सीटें हैं फिलहाल 46 या 47, शायद 46 हैं, और इधर जम्मू क्षेत्र की 37 सीटें हैं। अगर वो सीटें वहां ज्यादा हो गई तो फिर इन्हें लगता है कि उनका जो दबदबा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में वो एक हाशिए पे सिमट के रह जाएगा। ये पूरी जो बातचीत है, मुझे लगता है यही सारे प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास होगा कि ये तमाम सारी जो दुरभिसंधियां हैं वो घाटी के नेताओं के मन से वो दूर की जाएं और घाटी में एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत के लिए अच्छा माहौल बनाया जाए। बिल्कुल रवि जी, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से परिसीमन हमें समझा दिया। यहाँ पर हमारी सहयोगी ममता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, जहाँ पर मीटिंग हो रही है वहीं पर वो इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से तमाम जो नेता वहाँ पर पहुँचे उनसे बातचीत भी उन्होंने की है, कई नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उनके बयान को लेकर भी ममता ने यहाँ पर चर्चा की थी। ममता, जानना चाहेंगे जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों पर उनके बयान का विरोध हो रहा था क्योंकि पाक राग अलापती हुई वो नजर आई थी। और इससे ये पहली बार नहीं है कि महबूबा मुफ्ती ने इस तरीके का बयान दिया। उससे पहले भी कई बार वो पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी कर चुकी हैं और विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा है। एक बार फिर से उनका विरोध हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए, फारूक अब्दुल्ला ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आए थे इस बयान से, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। तो इसको लेकर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिल रही है? जी जी बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान आया था उसको लेकर जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती ये चाहती हैं कि विपक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करें, इस पर आपकी राय क्या है? तो फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि ये उनका निजी राय है, क्योंकि वो एक पार्टी की प्रमुख है, उनका अपना निजी राय हो सकता है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपना क्या एजेंडा है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद साफ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती लगातार
पाकिस्तान के प्रेम को लेकर वो बयानबाजी करती रही हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो पाकिस्तान को लेकर बयान देती आई हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं पैंथर्स पार्टी जो जम्मू कश्मीर से है उसने भी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया और कहा कि प्रधानमंत्री जो है, जो पाकिस्तान समर्थित पार्टी हैं, उनको बुला रहे हैं, ऐसे लोगों को तो मिलने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए। हालांकि तमाम विरोध अगर देखा जाए महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद तो देखने को मिला है कि उनके बयान से लोग इत्तेफाक नहीं रखते और कहीं ना कहीं गुपकार जो गठबंधन है उसमें भी दरार देखने को मिला है कि फारूक अब्दुल्ला ने खुद को महबूबा मुफ्ती के बयान से अलग कर लिया। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। अब देखना ये होगा कि महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से बयान देकर गई थी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए कि उनके एजेंडे हैं धारा 370, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, तो देखना होगा कि वो जो बयान बाहर दे रही थी क्या वो प्रधानमंत्री के सामने भी कहती हैं, किन किन मुद्दों को वो रखती हैं। हालांकि कुछ समय मुमकिन है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब हों और बताएं कि आखिरकार उन्होंने किन किन मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा है। हालांकि जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है तो वो अक्सर ही पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के फेवर में लगातार बयानबाजी करती रही हैं और ऐसे में इस बार उनको बयान देने के बाद कहीं ना कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की जनता भी बखूबी जानती है कि उसकी भलाई किन चीज़ों को लेकर है, किसमें है, क्योंकि जब से धारा 370 हटाया गया है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो विकास है वो शुरू हुआ है और उसी विकास को और गति देने के मकसद से ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुमकिन है कि इस बैठक के बाद डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट बनाने को लेकर, उसमें करेक्शन को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सूत्रों की माने तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं 1 साल का वक्त वहाँ पर लग सकता है। अगर डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो तमाम चीज़ों को मुमकिन है कि आज से बाद जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के सियासी लोग हैं वो सियासत किस तरह से करते हैं और दूसरी ओर जो विकास को लेकर केंद्र सरकार लगातार तत्पर है और उसी के मद्देनजर एक बार प्रधानमंत्री 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा आने वाले समय में पता चलेगा। जी साहिल। रवि पराशर जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी अहम है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की बात निकलकर सामने आई थी, कश्मीरी पंडितों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है और उन्होंने आरोप लगाया है सरकार से कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, जो अपनी जमीन से विस्थापित कर दिए गए और न केवल विस्थापित कर दिए गए बल्कि उनका खून कश्मीर घाटी की फजा में मिला, वहां की मिट्टी कत्थई हो गई कश्मीरी पंडितों के खून से। तो उनके दर्द की इंतहा, उनके दर्द के उरूज को समझ पाना, उसका विश्लेषण कर पाना, ये एक, जब तक हम पूरी संवेदनशीलता यानी सापेक्ष संवेदनशीलता नहीं, बिल्कुल निरपेक्ष संवेदनशीलता के साथ जब तक नहीं देखेंगे, तब तक कश्मीरी पंडितों के दर्द का एहसास हमें शायद उतनी शिद्दत से नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी प्रोसेस, देखिए, कश्मीर समस्या आजादी के तत्काल बाद देश के सामने आई और 88-89 तक ये समस्या बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस पर बात होती रही। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यासीन मलिक वगैरह ने एकदम से हथियार बंद आतंकवाद का हल्ला बोल दिया और वहां की धरती एक बार फिर से खून खराबा वहां शामिल हो गया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़े स्तर पर एक तरह से युद्ध जैसा माहौल अभी तक बन गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी पेचीदगियां हैं और जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वे उनसे बाकायदा वाकिफ हैं। लेकिन इस बार जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है और विस्थापित कश्मीरियों के संगठन, कई मेरे मित्र भी हैं, उनसे गाहे बगाहे बातचीत होती भी रहती है। उनको एक मन में उम्मीद की इस बार एक बड़ी मोटी सी किरण जागृत हुई है कि कोई स्थायी समाधान उनकी बहबूदी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए भी होगा और हो सकता है जल्दी ही
भी हो, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल प्रोसेस में थोड़ा भरोसा करना चाहिए। एक चीज और है कि ये जो वार्ता चल रही है, ये केवल पॉलिटिकल पार्टियों से वार्ता नहीं चल रही है, ये हमें समझने की जरूरत है। सर्वदलीय मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ हो रही है, कश्मीर घाटी और जम्मू रीजन की पार्टियों के साथ। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं और एनएसए भी है, एनएसए की मौजूदगी भी है। तो इस बैठक का एक सामरिक दृष्टिकोण से, कूटनैतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्व है जिसको रेखांकित किया ही जाना चाहिए। ऐसे में जो कश्मीरी पंडितों के जो दल हैं, जो समूह हैं, संगठन हैं, उनको मुझे लगता है हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनको बिना भरोसे में लिए, उनको बिना विश्वास में लिए कश्मीर समस्या का सही समाधान हो ही नहीं सकता। और आपको याद होगा कि आप केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि सही परिस्थितियां बनते ही जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत की जाएगी, उसको पूर्ण राज्य बनाने के बारे में विचार किया जाएगा। तो ये जो मीटिंग है प्रकारांतर से इस बात का भी पुख्ता संकेत दे रही है कि केंद्र सरकार अब ये मान के चल रही है कि कश्मीर वैली में स्थितियां अनुकूल हैं। ठीक है रवि जी, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आपने बहुत ही ज्यादा विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई थी। ममता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बनी रहिए और वहां पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अहम पहल यहां पर की है, सभी इसे सकारात्मक बता रहे हैं और सकारात्मक पहल का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।